नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल, जिसमें हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट की। और सब्जेक्ट हमने आज चुना है एनबीएफसीज, यानी एक ऐसा सेक्टर जिसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर डीमोनेटाइजेशन से पहले देखा जाता था। और अब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंसर्न्स अगर किसी स्पेस को लेकर पैदा हुए हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो वो है एनबीएफसीज। सब सवाल ये है कि क्या अभी भी एनबीएफसीज में चमक बाकी है या फिर ये सेक्टर अपनी चमक को पीछे छोड़ चुका है। इसी पर हम एक एनालिसिस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनबीएफसी स्टॉक्स को इस समय देखना चाहिए निवेश के नज़रिए से, या फिर अगर आप निवेशित हैं तो बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अब आज का जो एनबीएफसी स्टॉक्स का बिहेवियर है वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे आज के एक्सपर्ट्स की, जो कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संजीव भसीन होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ आशीष चतुर्मोता होंगे। लेकिन इनफैक्ट अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अंचल, एनबीएफसी जैसे मैं अभी जिक्र भी कर रही थी, डीमोनेटाइजेशन से पहले अगर किसी सेक्टर को एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर देखा जाता था तो वो था एनबीएफसीज। जब भी हम किसी एक्सपर्ट से बातचीत करते थे कि फाइनेंशियल्स में क्या चुनना चाहिए, तो सबकी प्रिफर्ड चॉइसेस होती थी एनबीएफसीज। और डीमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल उलट सिनेरियो है। हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो बैंक्स की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, एनबीएफसीज उनके लिस्ट में कहीं ज़्यादा पीछे आ गए हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि अभी एनबीएफसीज के लिए कंसर्न्स क्या हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपसे मेरा होगा वो यही होगा कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो रूरल इकोनॉमी से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, या फिर जो कैश ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा डील करते हैं, जिन पर सही मायने में डीमोनेटाइजेशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए दिवाली, आपने बिल्कुल सही कहा। एक समय ऐसा था जब साल शुरू हुआ था, एनबीएफसी स्पेस ने खरीदारी शुरू हुई थी और जोरदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड दिखी गई थी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद इसी स्पेस में पहले तो पूरा क्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली, लेकिन एक ऐसा स्पेस भी था जो सीधे तौर पे माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हुआ था। आप देखिए शेयर जैसे भारत फाइनेंशियल हो गया, साटन क्रेडिट केयर हो गया, उज्जीवन फाइनेंस हो गया, ये छोटे शेयर्स जहाँ जो छोटे निवेशकों के लिए जो माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स में थे, जो रूरल एरियाज में निवेश करते थे, लोन्स देते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता दिखा। और उसका कारण था इनकी काफ़ी पेमेंट्स कैश में आती थी, और नोट बैन की वजह से इमीडिएटली पहले तो आपकी पेमेंट्स रुक गई, उसके बाद जो पेमेंट बैकलॉग था वो बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं आपको इनके Q2 नंबर्स में वो चीज़ दिखी नहीं, लेकिन Q3 Q4 नंबर्स पे वो डेंट साफ देखने को मिलेगा। ये वो कंपनियां हैं जो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ रूरल एरियाज में लोन्स प्रोवाइड करती हैं, डिस्पर्स करती हैं, और इनकी छोटे टिकट साइज लोन्स होते हैं। लेकिन छोटे टिकट साइज के बावजूद भी, क्योंकि नोट बैन हुए, तो जो कैश पे आउट होता है, इनको जो कैश रिसीव होता है एज इंस्टॉलमेंट, वो बंद हो गया और साफ तौर पे इन कंपनियों पे प्रेशर आता हुआ दिखा। जी, तो अंचल ने यहाँ पर ये समझाया कि एनबीएफसीज में स्पेशली वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो कि कैश ट्रांजैक्शंस में डील करती हैं या फिर जो ज़्यादा रूरल इकोनॉमी से लिंक्ड हैं, उन पर डेफिनेटली नोटबंदी का असर होगा। कंपनियों के नाम अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे भी, जिन्हें मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, सैटन क्रेडिट केयर, चोला इन्वेस्टमेंट, ये सभी वो कंपनियां हैं जिन पर सीधे इसका असर हो सकता है। लेकिन अब एक चीज़ और अंचल से जान लेते हैं, वो ये कि डीमोनेटाइजेशन तक इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी थी और डीमोनेटाइजेशन के बाद ये स्टॉक्स कितना करेक्ट हुए, ताकि एक आकलन हम लगा पाएं कि क्या वैल्यूएशन सस्ती हुई है इन स्टॉक्स की या फिर नहीं। बताइए अंचल। बिल्कुल दीपाली, मेरे पास एक पूरी सूची है एनबीएफसी शेयरों की और उनकी परफॉर्मेंस की। देखिए M&M फाइनेंशियल्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा था ये पिछले साल का, यानी 1 जनवरी 2016 से 8 नवंबर 2016 तक के बीच में M&M फाइनेंशियल ने 44% का रिटर्न दिया। लेकिन ये पूरा उलट होते हुए दिखा कंपनी का रिटर्न 9 नवंबर 2016 से आज तक, यानी 5 दिसंबर 2016 तक ही इस शेयर में करीब 23% की गिरावट आ चुकी है। तो जो 44% का गेन कंपनी ने दिया था वो मोर और लेस निगेट होता हुआ दिखा। श्रीराम सिटी यूनियन 52% का रिटर्न YTD दिया इसने 8 नवंबर तक, लेकिन 8 नवंबर के बाद से अब तक ऑलमोस्ट 22% गिर चुका है। मुथूट फाइनेंस 101% रोबस्ट रिटर्न इस शेयर की तरफ से आए, डबल हो गया है शेयर बीते 11 महीनों के दौरान। लेकिन नवंबर में डीमोनेटाइजेशन लगने के बाद से अब तक शेयर ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। रिलायंस कैपिटल 16% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी थी कंपनी 8 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद से ऑलमोस्ट 17% गिर चुकी है। यानी जो आपने गेंस पहले 11 महीने में काम आए, वो सारे गेंस रिलायंस कैपिटल में सिर्फ 1 महीने के पीरियड में ही साफ हो गए। दूसरी ओर एचडीएफसी सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती है एनबीएफसी स्पेस की, बहुत साउंड पोर्टफोलियो है इसका, 11% का फिर भी रिटर्न दिया। और अगर बात करें 8 नवंबर से लेकर आज तक तो 14% का नेगेटिव रिटर्न, यानी अगर आपके एचडीएफसी 1 जनवरी 2016 को था तो इस समय आप -3 नेगेटिव रिटर्न में बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर बजाज फाइनेंस पिछले साल की बेहतरीन स्टोरी, शेयर 300 साढ़े 300 के लेवल से चलना शुरू हुआ, पहले 800 का स्तर दिखाया और उसके बाद इस साल के अंदर 900 के स्तर को भी पार कर दिया।
64% का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने दिया है एक साल के दौरान, यानी 1 जनवरी से 8 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद से अब तक ऑलमोस्ट 9.5% करेक्ट हो चुका है। आईडीएफसी लिमिटेड में भी सेम ही स्टोरी है। बजाज फिनसर्व यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2% का नेगेटिव रिटर्न, यानी आप देखिए एक ट्रेंड साफ है। शेयरों ने 8 नवंबर तक बेहतरीन रिटर्न दिया एनबीएफसी स्पेस में, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की इमीडिएटली बात, चाहे आपका कैश में ट्रांजैक्शन है या नहीं है, आपकी क्योंकि लोन पे आउट पे प्रेशर पड़ा है, लोगों की लोन पेइंग कैपेसिटी पे प्रेशर पड़ा है, इन सभी एनबीएफसी शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। जी, तो आपने दोनों एनालिसिस देखे जो कि अंचल ने बताया। एक तो ये कि 1 जनवरी से 8 नवंबर तक स्टॉक्स के रिटर्न कैसे थे, और आप देखिए 100% से ज़्यादा रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने डिलीवर किए, फिर चाहे वो भारत फाइनेंशियल हो, सेटन क्रेडिट केयर हो, मुथूट फाइनेंस हो, मनापुरम हो, स्टोरी ऑल टुगेदर सेम रही है मोर और लेस सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स की। और अगर आप 8 नवंबर यानी डीमोनेटाइजेशन से अब तक का रिएक्शन स्टॉक्स का देखेंगे, यानी पिछले 1 महीने में लगभग ये स्टॉक्स 20-25% तक भी करेक्ट हुए हैं। तो क्या ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, या फिर अभी भी पेन बाकी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसी शो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही संजीव भसीन हमारे साथ मौजूद हैं IIFL से। मिस्टर भसीन, नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। पहला कॉमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं भी अंचल से यही कह रही थी कि डीमोनेटाइजेशन से पहले एनबीएफसीज को एक स्क्रिप्टेड सक्सेस स्टोरी के तौर पर देखा जाता था, एक स्मार्ट रिटर्न जनरेटर, एक डार्लिंग सेक्टर के तौर पर। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद से बिल्कुल उलट सिनेरियो हो गया है। किसी भी एक्सपर्ट की प्रिफर्ड लिस्ट में तो एटलीस्ट ये स्टॉक्स नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या एनबीएफसीज अपनी शाइनिंग जो थी, जो अपना शीन था, वो लूज कर चुके हैं? हाँ, हाय दीपाली, देखिए थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है ये स्टॉक्स। पहली बात तो ये है कि दे हैड बिकम वेरी फ्रॉथी, 5 टाइम्स से 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे, और वहाँ पे आपको दिख रहा था कि दे आर एट अ प्रेसिपिटस, वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे पहुँच गए थे। तो एक करेक्शन बहुत हेल्दी है विच इज़ कम फॉर होमोजीनियस रीजंस, आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी। स्टेट बैंक ने, आरबीआई ने ऑलरेडी 60 डेज की लीवरेज दी है टू रिकॉग्नाइज एन एसेट। आई थिंक द पेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग पेडिग्री नेम्स। तो हमारे यहाँ 2-3 टॉप पिक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, विच हैव करेक्टेड ऑलमोस्ट 30-40% फ्रॉम देयर हाइज। और वहाँ पे आपको 1 साल का नज़रिया रखे तो बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि दीपाली द सिंपल रीज़न इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज गोइंग टू फॉल वेरी शार्पली। तो इनकी जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज गोइंग टू बी लोअर, इनके मार्जिन्स विल एक्सपैंड, इवन दो क्रेडिट माइट टेक अ लिटिल बिट टाइम टू फॉर द ऑफ टेक टू पिक अप। तो 1 क्वार्टर की इनमें आपको तंगी रहेगी, लेकिन दैट इज व्हाई द प्राइस इज फॉर यू टू बाय। जी, इनफैक्ट मिस्टर भसीन, मैं आपकी चॉइसेस जानूंगी भी, और ये भी जानूंगी कि क्या अभी खरीदने चाहिए ये स्टॉक्स या फिर 1 क्वार्टर के बाद। लेकिन आशीष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। अभी जिस तरह से हम बात कर भी रहे थे कि 8 नवंबर के बाद से ये स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं। अब सवाल ये है कि पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि भारत फाइनेंशियल हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, बीच बीच में ये स्टॉक संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस इन स्टॉक्स पर बना नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं M&M फाइनेंशियल को ही ले लूँ, 20 से 25% ये अब पिछले 1 महीने में करेक्ट हो चुका है। तो अभी टेक्निकली स्पीकिंग कहीं आपका विश्वास अभी बना है इन स्टॉक्स पर, जहाँ पर आपको अगले 3 महीने 6 महीने के हिसाब से रिटर्न विजिबिलिटी नजर आ रही है? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए बिल्कुल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरह का एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड हम देख रहे थे इन स्टॉक्स के अंदर में, जहां पर मोस्ट ऑफ दिस स्टॉक्स वेर एडेड ट्रेडिंग एट अ 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास, तो वहां पर पे क्लियर अप ट्रेंड इन स्टॉक्स के अंदर बन चुका था। पर जैसे संजीव भसीन जी ने कहा कि बहुत से स्टॉक्स जो है वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स बुक वैल्यू पे थे, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न इन्वेस्टर्स के दिमाग में था कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड में जोन में ट्रेड करे, जैसे कि खासतौर पे बजाज फाइनेंस जो कि ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे था। तो पर ओवरऑल जो टेक्निकल ट्रेंड था वो काफी मजबूत था, और यही लग रहा था कि मोमेंटम जो वो इन स्टॉक्स के अंदर में बना हुआ रहेगा। बट जिस तरह का सेल ऑफ हमने इन स्टॉक्स के अंदर में लास्ट कुछ दिनों में देखा, इसके अंदर में काफी वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया है। इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स थे वो तो एग्जिट हुए और काफी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी इन स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है इन स्टॉक्स के अंदर में अब ट्रेंड बनने में काफी समय लगेगा। शॉर्टर टर्म में ठीक है, कुछ स्टॉक्स
स्टॉक्स जो कि क्वालिटी के टर्म्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस की बात करें, चोलामंडलम की बात करें, मुथूट की बात करें, तो वहां पर भी एक स्ट्रक्चरली काफी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। बट जहां तक के प्राइस के मूवमेंट का सवाल है, मुझे लगता है समय लगेगा। शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकते हैं 5-7% के, पर जो ब्रॉडर थीम जो 20-25-30% के अपसाइड के लिए नजर आए, ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है। नजर आ रहा है कि 2 से 3 महीनों के अंदर में इन स्टॉक्स में ऐसा कोई ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जी मिस्टर भसीन, जैसे आपने भी कहा भी कि एक क्वार्टर में हो सकता है कि इनके नतीजों पर असर दिखे इस डीमोनेटाइजेशन का, लेकिन 2 चीज़ें मैं और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे पिछले 1 महीने में बहुत सारे एक्सपर्ट व्यूज़ हमने लिए हैं इस सेगमेंट पर, और एक राय ये भी है कि हालांकि ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं वो एक्सपेंसिव हैं, और हो सकता है ये स्टॉक्स यहाँ से और भी नीचे आ जाए। तो पहला इस एस्पेक्ट पर आपकी राय क्या है? और दूसरा, ये ऐसा भी माना जा रहा है जिस तरह से सरकार अग्रेसिवली कैशलेस इकोनॉमी को के लिए पुश कर रही है, ऐसे में ज़रूरी होगा ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करें अगर उनको सर्वाइव करना है। भारत फाइनेंशियल, उज्जीवन फाइनेंस, इन कंपनियों की ओर से कॉमेंट आए हैं कि हाँ वो कैशलेस पूरी तरह से हो जाएंगी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, पर क्या ये इतना आसान होगा और क्या ये वे नहीं करेगा इन स्टॉक प्राइसेस पर आगे भी? दीपाली, ये तो सारी अटकलियां लगेंगी जब तक पूरा डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट नहीं प्ले आउट करेगा। आज तक हमारी हिस्ट्री में हमें पता नहीं था डीमोनेटाइजेशन है क्या और कब होना है, कभी हुआ नहीं। तो आई एग्री कि अ लॉट ऑफ डाउनसाइजिंग इज देयर, लेकिन वो सब प्राइस में है। These companies have a very very robust business model, और जो नाम हम ले रहे हैं वो पेडिग्री नेम है। तो एक बजाज फाइनेंस लीजिए 850 और 950 के बीच में अगर आपको मिले, आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। साथ में एक और छोटी माइक्रो फाइनेंस है जो हम जिस पे बहुत बुलिश है, सैटिन क्रेडिट केयर। और थर्डली द लार्ज मॉर्गेज लेंडर HDFC जो 1150 पे आपको मिल रहा है, इस कारण से कि उसमें 1 क्वार्टर की पेन है। लेकिन आप ये लेके चलिए कि इजी मनी पॉलिसी इज देयर टू स्टे। आरबीआई आज 25 नहीं तो 50 पॉइंट की रेट कट करेगा, और अगर वो 25 ही करता है फिर भी बैंक्स विल बी फोर्स टू कट रेट्स ऑन द लेंडिंग साइड। तो क्रेडिट इज डेफिनेटली गोइंग टू पिक अप बिकॉज इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव अ वन क्वार्टर हाइएटस। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने कहा, बिजनेस मॉडल्स इज एन अडेप्टेशन, and Indian entrepreneurs are very very adapt to that, whether it's a Bajaj or an HDFC or a Satin. We are very very confident that this is an opportunity to buy, क्योंकि ये 1 क्वार्टर के बाद the lag effect will be so large कि credit will pick up in a big way. लेकिन मैं इसमें एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि don't ignore the PSU banks, particularly State Bank, Bank of Baroda, which will be standout performers because of the lower cost and higher deposit. They are also वो भी इन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा अपना रीच लेंगे, क्योंकि उनको मार्जिन्स कम चाहिए लेकिन उनको एक्सपैंड करना है। So in that basket you can include a State Bank and a Bank of Baroda on any decline for an outperformance. जी मिस्टर भसीन, एक फॉलोअप क्वेश्चन इस पर यह भी होगा आपसे। आपने 3 कंपनियों का भी जिक्र किया, सैटिन क्रेडिट केयर, HDFC लिमिटेड और बजाज फाइनेंस। दो चीज़ें और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि आप यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, ऐसे में मौजूदा स्तर जो तीनों इन स्टॉक्स में देखे जा रहे हैं, इन स्तरों से क्या आप और डाउनसाइड नहीं देख रहे हैं? क्या अभी इन स्टॉक्स में खरीदारी कर लेनी चाहिए, या फिर 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने की नज़र से स्टैगर्ड वे में इन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए? आइडियल बाइंग अप्रोच इन स्टॉक्स को लेकर क्या होनी चाहिए अभी? दीपाली, शेयर बाजार में 2 ही चीज़ होते हैं, ग्रीड एंड फियर। आप ग्रीड में नहीं खरीद रहे, आप फियर में खरीद रहे हैं। फियर का मतलब कि आप अगर आज सैटिन क्रेडिट केयर 450 पे 400 में लेते हैं या 380 में, वो कल को 350 भी हो सकता है, क्योंकि फियर है। बट दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा आपने उपाय दिया कि आप स्टैगर्ड वे में खरीदिए, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट 40 to 50% यू शुड डिप्लॉय नाउ, क्योंकि ये सारे अननोन्स ऑलरेडी पता है हमें, क्या इसका इफेक्ट है, कितना रहेगा, कितना टाइम लैग रहेगा। हम ये कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी ना मिस करिए, बिकॉज फियर इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम, द प्राइस इज ऑन योर साइड। ग्रीड में आपको अगर ध्यान हो 8800 के ऊपर हमने कहा था कि प्लीज रेज कैश बिकॉज द मार्केट इज इररेशनल, और अब आपको वो रैशनैलिटी दिख रही है, क्योंकि फियर की वजह से देयर इज अ कांस्टेंट अनलोडिंग ऑफ क्वालिटी नेम्स। जी, तो यहाँ पर आपने मिस्टर भसीन की चॉइसेस सुनी है, जिसमें उन्होंने HDFC लिमिटेड, सैटिन क्रेडिट केयर और बजाज फाइनेंस को चुना है। वो मानते हैं कि ये सही समय है निवेश करने का।